हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय इतिहास का छठा चैप्टर लेकर आया हूं, जो गुप्त काल है, जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक की है। देखिएगा इसका आज का पहला क्वेश्चन। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? वो थे कुषाण के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त थे जे कुषाण के सामंत थे। तीसरा है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? वो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश के वे शासक थे जो सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 सूची 2 है। पहला में प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्त लेख। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्त लेख है, समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करता है, समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन करता है। दूसरा है बिलसड स्तंभ लेख, जो कुमार गुप्त से संबंधित है, बिलसड स्तंभ लेख। तीसरा है भित्रीय स्तंभ लेख। भित्रीय स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से है। और मंदसौर अभिलेख वह है बंधु बर्मन से है। एक बार फिर से मिला लीजिएगा। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है। दूसरा है विलसड स्तंभ लेख जो कुमार गुप्त से है। तीसरा है भित्रीय स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त से है। चौथा मंदसौर लेख जो बंधु बर्मन से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन हो जाएगा 1। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? वो कौन थे? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति थे जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। वो पटना जिला, बिहार के पटना जिला के त्रिगना नामक स्थान पर उनका घर था। छठा देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, वह थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन का कर पुकारा? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन के नाम से उसे सम्मानित किया? तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। आइएगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्रियों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्रियों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश का स्कंदगुप्त ऐसा राजा था जो हुर्रियों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। 9वां है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? वो कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश था जो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। 10वां, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता गुफा, अजंता की देवी कलाकृति किया गया है जो गुप्त काल में किया गया। 11वां क्वेश्चन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ऑप्शन नंबर सी। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। 12वां देखिएगा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसे बौद्ध के धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। 13 देखिएगा, उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा विश्वविद्यालय था? वो था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ नालंदा था, उसके संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के ही शासक थे। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक थे? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? वो है भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। नेक्स्ट आइएगा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्तीय, इसी को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वो विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 16वां भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था, किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? वो कहा था गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। 17वां है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? वो चीन का निवासी था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 18वां देखा, सेतु बांध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु बांध का रचनाकार है प्रवरसेन द्वितीय, किस वंश का शासक था? वो था वाकाटक वंश का शासक था। सेतु बांध का रचनाकार है प्रवरसेन द्वितीय, जो वाकाटक वंश का शासक था। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? वो समुद्रगुप्त को। 19 का सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। वैसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शाक्रोपन कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शाक्रोपन कहा गया? किसमें कहा गया? तो कहोम स्तंभलेख में। कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को शाक्रोपम कहा गया। 21वां, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? वो बोध गया। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध के मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। अनुमति मिल भी गया था। 22वां क्वेश्चन देखिएगा कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। 22 का हो जाएगा बी। 30 देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को उपाधि कब धारण किया? वो क्या, शाकों को उन्मूलन करने के बाद, शाकों को हराने के बाद, बुरी तरह परास्त करने के बाद विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। 24वां देखिएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वह थे विष्णु। और राजकीय चिन्ह था गरुड़। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। आइएगा 25वां क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? वो जारी किए शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस पर विजय प्राप्त करने के बाद चांदी के एक विशेष सिक्का जारी किए थे। 26वां क्वेश्चन है कि महरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? महरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? वो हुआ चौथी सदी में। महरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। ऐसा लौह स्तंभ बनाया गया जो इसमें कभी भी जंग नहीं लगा है, नहीं लगेगा।
महरौली दिल्ली में वो स्थित है, वो लौह स्तंभ जो चतुर्थ सदी का है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी अपनी वो दिल्ली में मंगा लिया था। देखिएगा 27वां क्वेश्चन, फाहियान और हिंसोंग ने खालिस्तान के राजों को देखा। फाहियान हिंसोंग ने खालिस्तान के राजों माने कि कौन कौन राजा को देखा फाहियान और हिंसोंग ने? तो फाहियान तो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और हिंसोंग आया था हर्षवर्धन समय। ऑप्शन नंबर डी। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य समय, और हिंसोंग हर्षवर्धन समय। 27 को हो जाएगा डी। धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे? वो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में थे वो, जो बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? वो थी राजतंत्रात्मक, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता राजा का हाथ में होता था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी जो राजतंत्रात्मक थी। 30वां देखिए, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? वो नहीं मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांत का। कुओकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन नहीं मिलता है जो फाहियान द्वारा रचित है, क्योंकि बौद्ध राज्यों का मिलता है, बौद्ध राज्यों को मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेश को मिलता है, बौद्ध मंदिरों स्तूपों विहारों को मिलता है। अब गलत है कौन? तो ये आंसर हो जाएगा एक। 31वां देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। देखिएगा तो 32वां क्वेश्चन, अजंता गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? वो हुआ 16 गुफा संख्या 16, 17, 19। 16, 17 और 19 गुफा संख्या 16, 17, 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19। 33वां, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक कौन है? सबसे पहली बात क्वेश्चन उठेगा, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। अमरकोश के लेखक अमर सिंह है जो किस शासक दरबार से जुड़े हुए थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके नवरत्न में से हुए थे, एक थे, नवरत्न में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमरकोश के लेखक अमर सिंह। नेक्स्ट देखिएगा 34वां क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 35वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपनी राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण का स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक है कौन? हरिसेन। किस शासक दरबारी कवि था? वो था समुद्रगुप्त के। 36 का 1 हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, 37वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला साहित्य के क्षेत्र के अपने सर्वोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। 38वां के सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ?
वो हुआ गुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। 39वां गुप्त काल की सोने का मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल के सोने का मुद्रा को क्या कहा जाता था? वो दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल सोने की मुद्रा को दिनार। 40वां क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित है। 40 का हो जाएगा डी। मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास के द्वारा रचना किया गया है। 41वां नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ है, गुप्त युग में। 40 का सी हो जाएगा। 42वां है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? वो उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग था गुप्त युग में। भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। आज इतना ही। 42 क्वेश्चन तक कराया हूँ। कल 43 क्वेश्चन से लेकर 94 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।